जैन एस्पायरेंट दिस साइड मनीष गुप्ता, योर इंग्लिश फैकल्टी एट अग्नि डिफेंस एकेडमी। गाइस, मैं आप सबके सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ आया हूं। वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ग्रामर में क्या एप्लीकेशन है, कैसे इसका यूज करना है, ये सारी चीजें आज सिखाऊंगा। बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन, आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल सीडीएस और एनडीए एस्पायरेंट। आप जितने भी सीडीएस और एनडीए के एस्पायरेंट हो, आप सबों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है गाइस? कि अग्नि डिफेंस एकेडमी देहरादून में है गाइस, और हमारी ऑफलाइन बैचेस चल रही है। जितने भी आप में से एस्पायरेंट हो जो कि एनडीए और सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एनडीए और सीडीएस 2 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अग्नि डिफेंस एकेडमी कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ओके, अब आती है क्वेश्चन की सबसे पहले कि अग्नि डिफेंस एकेडमी में क्या क्या फैसिलिटीज है, हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, व्हाई शुड यू ज्वाइन अग्नि डिफेंस एकेडमी। ओके, सबसे पहला गाइस, सारे टीचर आपको बहुत कॉर्डियल मिलेंगे, सारे आपकी तरक्की के लिए, आपके ड्रीम को साकार करने के लिए आप सारे फैकल्टी काम करते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल भी बेहतर तरीके की प्रोवाइड करी जाती है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्नि डिफेंस हैज ए स्मार्ट क्लासरूम विच आर फुली एयर कंडीशन। हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है। और क्या है गाइस? फ्री एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस कि एसएसबी का अलग से चार्ज भी करते हैं, तो हमारे यहाँ जो आपकी कोर्स की फी होगी उसी में आपकी फ्री एसएसबी क्लासेस होगी। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड अफोर्डेबल फीस and availability of a fee concession for various to those Agni students who are children of service and ex army commission। ठीक है गाइस, मतलब कि अगर मान लो कुछ पुअर सेक्शन के लोग भी बिलोंग करते हो जो कि पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए भी हमारे कंपनी क्या करती है, एक अफोर्डेबल कुछ फी में कंसेशन भी करती है, या फिर आपके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में है उनके लिए भी कुछ फी में कंसेशन होता है गाइस। तो जितने भी एनडीए और सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो, जल्दी से हमारी सारी बैचेज रन कर रही है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रही है या फिर ये जो हमारे टीम की नंबर है, इस नंबर पे गाइस कांटेक्ट कर सकते हो और सारी बैचेज का इंक्वायरी आप ले सकते हो गाइस, ठीक है। चलो, ये तो होगी अनाउंसमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत बेहतर है, जितने भी लोग देख रहे हो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छी चीज एक सिखाने वाला हो, ठीक है गाइस। चलो, लेट अस डाइव इनटू द सेशन। ओके, टॉपिक है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का क्या एप्लीकेशन है, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। चाहे आप कोई स्पोकन सीखना चाह रहे हो, आप स्पीकिंग कर रहे हो, तो ग्रामर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। मैं ये मानता हूं, ठीक है, कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट नोइंग ग्रामर यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, बट इट्स रॉन्ग एक्चुअली। ओके, ग्रामर इज द मैथमेटिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं? कि सब्जेक्ट ए है तो वर्ब कैसे लगाओगे, टेंस का कैसे यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, ये आपको ग्रामर ही सिखाएगी, ना कि आप सेंटेंस कुछ याद कर आप इंग्लिश बोलने लग जाओ, अच्छी बेहतर इंग्लिश लिखने लग जाओ। ये नहीं होता। इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या होता है, सबसे पहला अप्रोच होता है उस लैंग्वेज की वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। उस लैंग्वेज की अगर वर्ड्स की नॉलेज होती है गाइस, तो वर्ड्स की नॉलेज होने के बाद उस वर्ड को कैसे सेंटेंस में अरेंज करना है, ये आपको ग्रामर सिखाती है। जब आप वर्ड यूज करना सीखते हो, उसकी ग्रामर सीखते हो, आप फिर क्या करते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो। जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लेते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या मतलब क्या है, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, whenever you are efficient able to express your ideas, your thoughts, your opinion, that means you are well efficient in that particular language। आप उस लैंग्वेज में क्या हो, वेल इफिशियंट हो। इसीलिए एक सीक्वेंस में किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है। और दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं ना गाइस, तो क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता। यू कैन यूज योर मदर टंग, योर रीजनल लैंग्वेज एज अ टूल फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेज, बट टू लैंग्वेजेस कैन नेवर बी टोटली ओवरलैप। दो लैंग्वेज को एक साथ टोटली ओवरलैप करके सीखने लग जाओगे, आप बेहतर नहीं तरक्की कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या बात सिखाना चाहता हूं आप सबको, कि कुछ लोग क्या होते हैं, बुक से रूल पढ़ लेते हैं या कहीं भी जाकर रूल्स पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज को रूल्स के अंदर बांधना मुश्किल होता है, तो हर चीज का वेरिएशन पॉसिबल होते हैं, उनका रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो हर चीज को आपको सीखने की जरूरत होती है अगर अच्छे से आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो गाइस, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
सबसे पहले गाइस क्या है कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ठीक है गाइस, सबसे पहले आना चाहिए व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? अ वर्ब दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हर वर्ड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऐसा ऐसा वर्ब जो कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिखा। टू रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, मतलब जो भी वर्ब का एक्शन है, जिस चीज पर रिसीव हो रहा है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो क्या बोलोगे? उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलोगे। अब आते हैं दूसरा क्या, व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर जो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है उसे क्या बोल दोगे? इनट्रांजिटिव बोल दोगे। अगर ट्रांजिटिव आपने चेक कर लिया, आपको ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना आ गई तो आप अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो आप इनट्रांजिटिव बोल दोगे उसे। ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन भी आना चाहिए क्या होता है। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हियर इफ यू वांट टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन बिफोर द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा वर्ब जो अपने जस्ट बाद अपना ऑब्जेक्ट खुद का नहीं लेता। अपना ऑब्जेक्ट खुद का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन बिफोर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का खुद का मेंबर होता है उनका ऑब्जेक्ट, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का अपना खुद का मेंबर नहीं होता। इसीलिए क्या करते हैं, एक प्रीपोजिशन देकर क्या करते हैं गाइस, हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई आइदर वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? चलो ठीक है, इसे सीखते हैं ना। इफ अ वर्ब गिव्स द आंसर ऑफ वॉच और होम, ट्रांजिटिव। अगर कोई वर्ब अगर वॉच या होम का आंसर देता है ना तो उसे क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव। वॉट या होम से आंसर बेसिकली देखो मिलता क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही मिलता है आपको। वॉट या होम से अगर क्वेश्चन पूछते हो तो क्या मिलता है आपको? एक ऑब्जेक्ट मिलता है, और जिस वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है उसी को तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो तरीका क्या है, एक सीक्वेंस में चलना है। ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट से ऑब्जेक्ट खोजने जाओगे थोड़ा सा उलझोगे, तो आपको एक मेरे पास तरीका है, उस तरीका को फॉलो करना है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट तक पहुंचोगे ना। चलो देखना, स्टेप 1 क्या करना है गाइस। पहले डायरेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल होगी। फर्स्ट फाइंड द वर्ब एंड ऑब्जर्व द वर्ब इज आइदर एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। सबसे पहले आपको सेंटेंस, एक क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट हो मिनिमम, एक फाइनाइट वर्ब हो। अगर वो फाइनाइट वर्ब अगर ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दोगे। बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। इनट्रांजिटिव है तो एडवर्ब आ जाएगा, अगर इनट्रांजिटिव है तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट देकर उसे आगे बढ़ा सकते हो ना। तो पहले आपको वर्ब को फाइंड करना है सेंटेंस का। ठीक है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो डायरेक्ट से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने जाओगे थोड़ा सा उलझोगे। तो सबसे पहले आपको वर्ब पहचानना है। वर्ब पहचानने के बाद आपको वहां पे दो क्वेश्चन करना है कि आप एक्शन वर्ब हो या आप स्टेटिव वर्ब हो, आप एक्शन वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब हो। क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, अगर एक्शन वर्ब है तो उसका डूअर होगा, लेकिन स्टेटिव वर्ब है तो उसका उस स्टेटिव वर्ब के केस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का मेरे पास अलग तरीका होता है। तो पहले पता कैसे करोगे वर्ब एक्शन है? वर्ब एक्शन कहने का मतलब होता है कि वर्ब दैट कंज्यूम्स एनर्जी। जब आप किसी काम को करते हो, आपका एनर्जी कंज्यूम करता है वो एक्शन, तो उसी को क्या बोलते हो? एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। यह क्या करता है? आपका एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, आप यहां पर थकते नहीं हो। लेकिन एक्शन वर्ब के केस में आप थकते हो, तो सिंपल सा तरीका है, एक्शन वर्ब में आप थकोगे, स्टेटिव वर्ब में आप नहीं थकोगे। एग्जांपल देखना, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours।
प्लेइंग किस तरह का वर्ब है? आप जब खेलते हो तो आपका एनर्जी वेस्ट होता है, आपका एनर्जी कंज्यूम होता है, आप थकते हो, इसीलिए यहाँ पर प्लेइंग एक एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर ऐसा बोलूं, सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में लुक जो वर्ड है ना, एक क्या एस्टेटिव वर्ब है, एक एस्टेटिव वर्ब होता है। क्यों? अगर कोई लेडी खूबसूरत दिख रही है, वो ऐसा नहीं बोल सकती 2 घंटे के बाद आकर कि यार मैं तो थक गई, यार मैं तो थक गई, ऐसा नहीं होगा। वहां पर एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो थक नहीं रहा जो आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे क्या बोलोगे? एक्शन वर्ब। तो सबसे पहले क्या है? वर्ब पहचानना है, उनसे पूछना है आप एक्शन हो या स्टेटिव हो। कभी भी एक्शन वर्ब स्टेटिव वर्ब का लिस्ट याद नहीं करोगे, याद करने से आपको हर चीज को बचना है। क्यों ऐसा मना कर रहा हूं? क्योंकि सेम वर्ब कैन एक्ट एज अ स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब, इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ब इन द सेंटेंस। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, लुक देखना, स्टेटिव वर्ब भी होता है, एक्शन वर्ब भी होता है। अगर मैं बोलूं दे वर लुकिंग एट हर कॉन्स्टेंटली, दे वर लुकिंग एट हर कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब क्या होता है? वे लोग लगातार उसे देख रहे हैं, देख रहे थे, ठीक है। अब यहां पर लुकिंग क्या है? देख रहे हो तो थक रहे हो ना, तो एक्शन वर्ब हो गया। इसी सेंटेंस को ऐसा बोल दूं, सी लुक्स ब्यूटीफुल, जो अभी बोला, यहां पर लुक का मतलब देखना नहीं होता, दिखना होता है, लगना होता है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया? ये स्टेटिव वर्ब हो गया। लिस्ट याद नहीं करोगे, सिंपल सा तरीका, एक्शन वर्ब में आप थकोगे, स्टेटिव वर्ब में आप थकोगे नहीं, बस यही तरीका। लिस्ट कभी भी याद करोगे उलझ जाओगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या है गाइस? स्टेप 2 में ट्राई टू गेट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उस आपने पहले वर्ब ले लिया, वर्ब की नेचर को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट अगर पहचाना सीख गए आप, एक्चुअल सब्जेक्ट पहचाना सीख गए आप, जितने भी एनडीए और सीडीएस के एस्पायरेंट हो, आपको बहुत बड़ा मतलब एक आपके लिए हेल्पफुल होगा कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने को, ठीक है ना। या फिर लिखने का दिल कर रहा है तो लिख भी सकते हो, अच्छे से सब्जेक्ट का नेचर को ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है। अगर वर्ब देखना अगर वर्ब एक्शन वर्ड होगा, एक्शन वर्ब होगा, तो इनकी सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? उस हु इज द डूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब, उस पर्टिकुलर वर्ब को कर कौन रहा है, वो उसका सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब जो होगा स्टेटिव होगा, तो कैसे पूछोगे कि किसकी स्टेट बताई जा रही है? जिसकी स्टेट बताई जाएगी वो क्या होगा गाइस? वो आपका उस वर्ब का सब्जेक्ट होगा। जैसे देखना, इफ द वर्ब इज अ स्टेटिव देन आस्क हुज स्टेट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्या पूछना है आपको? इस बात का क्वेश्चन पूछना है कि किसकी स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। अगर देखना, इफ द वर्ब इज एक्शन, अगर वर्ब एक्शन है तो वहां पे क्या पूछना होगा? हु इज द डूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, हु इज द डूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। तो यहां से आपको सब्जेक्ट मिला। स्टेप 2 में आपको, स्टेप 1 में वर्ब का नेचर ऑब्जर्व करना है, स्टेप 2 में आपको सब्जेक्ट पहचानना है। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप देखना क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रख दो, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रखो, उनसे पूछो व्हाट या हुम, या तो व्हाट का आंसर देगा या तो हुम का आंसर देगा, ठीक है गाइस, या तो व्हाट का आंसर देगा या तो हुम का आंसर देगा। जो आंसर मिलेगा वही इसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव बोलोगे। अगर आंसर नहीं मिल रहा तो क्या बोलोगे? इनट्रांजिटिव बोल दोगे उसे। एग्जांपल कुछ देखना, उससे पहले एक बात है आपको अवेयर करा दूं, डोंट लर्न द लिस्ट ऑफ द वर्ब्स for transitive and intransitive because the same verb can act as a transitive as well as intransitive, ठीक है ना। तो मतलब कि बहुत लोग लिस्ट याद करते हैं कि ये लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है, ये लिस्ट ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन गाइस चीजें याद करोगे उलझोगे। मैं बार बार ये चीज को बोलता हूं क्योंकि सेम वर्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर लेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर लेगा। इट डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ब इन द सब्जेक्ट, हाउ यू आर पोजिशनिंग दैट पर्टिकुलर वर्ब इन द सेंटेंस। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। थोड़ा सा दिखाता हूं कि ऐसा क्यों मैं मना करता हूं हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देखना, पहला सेंटेंस देखना, ही रन्स वेरी फास्ट। मैंने क्या बोला? ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर सबसे पहले ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव ऑब्जर्व करना, तो सबसे पहले वर्ब पहचानना।
वर्ब है ये, वर्ब का नेचर पहचानना, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, जो इस एक्शन को कर रहा है। अगर स्टेटिव वर्ब होता तो इसका सब्जेक्ट कौन होता, किसकी स्टेट बताई जा रही है, जिसकी स्टेट बताई जाएगी वो क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है। ठीक है, ये चीज तो हो गई, सब्जेक्ट मिल गया अपने को। फिर मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब को मैच करके व्हाट या हुम पूछो, व्हाट से आंसर देगा या हुम से देगा। वो अगर आंसर दे रहा तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा उसी को तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो। ठीक है, बोलकर देखना, ही रन्स व्हाट, आंसर मिला नहीं मिला, ही रन्स हुम, आंसर मिला नहीं मिला। यहां पर आंसर मिल रहा है ही रन्स हाउ, हाउ का आंसर देने वाला क्या होता है, एक्शन वर्ब में जब हाउ का आंसर देता है तो वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अगर लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा अवेयर होना, स्टेटिव वर्ब से अगर हाउ का आंसर मिलता है तो वो होता है एडजेक्टिव। एग्जांपल देखना, सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स हाउ, तो हाउ का जो आंसर है वो क्या, एक एडजेक्टिव मिल रहा है। लेकिन एक्शन वर्ब में हाउ का आंसर देता है तो वो क्या होता है, एक एडवर्ब। सी रन्स हाउ फास्ट, हाउ का आंसर मिल रहा है फास्ट, तो वहां पर फास्ट एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एक एडवर्ब आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो ये रन यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी, अब सेम वे में यहां पर देखना, सब्जेक्ट इसका हो गया ही रन्स व्हाट, ही रन्स व्हाट, आंसर मिल रहा है हिज फैमिली, एक नाउन फ्रेज की तरह से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर सेम वर्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्योंकि देखो व्हाट या हुम का आंसर देता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का अपना खुद का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को तो बोलते हो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो सेम वर्ड यहां पर इंट्रांजिटिव हो गया, यहां पर ट्रांजिटिव हो गया। अगर आपने पहले से याद कर रखा होता कि यार सर मतलब रन तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, बट इस सेंटेंस में तो मैंने दोनों यूज करके दिखा दिया, इसीलिए चीजें को याद नहीं करना आपने कभी। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, देखना फ्लाइंग एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का डूअर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब को मैच करके व्हाट या हुम पूछना, द बर्ड्स आर फ्लाइंग व्हाट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हुम, आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर क्या मिला, द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेयर। इस पूरा का पूरा जो फ्रेज है इसी को बोलोगे एडवर्ब फ्रेज, एक वेयर का आंसर देता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वही तो होता है। तो यहां पर एक वर्ड होता तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते, लेकिन एक पूरा का पूरा फ्रेज काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। ठीक है ना, ये सब चीजें चलती है, क्लास में सिखाता हूं क्या, जैसे ग्रामर बहुत लोग क्या करते हैं, टेंस से स्टार्ट कर देते हैं, नाउन से स्टार्ट कर देते हैं, ये तरीका नहीं होता, वर्ड से स्टार्ट करता हूं मैं, लेटर से स्टार्ट करता हूं, चीजों को लेकर चलता हूं आगे तक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आंसर तो व्हाट या हुम का नहीं मिल रहा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आगे आ जाओ, वी आर फ्लाइंग अ काइट, वर्ब सब्जेक्ट, वी आर फ्लाइंग व्हाट, वी आर फ्लाइंग व्हाट, यहां पर आंसर मिल रहा ना, मतलब इनका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेम वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आप याद करके बैठे होते ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ तो आ गया, सॉरी फ्लाइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो यहाँ तो आ गया, यहाँ तो नहीं आया, तो याद नहीं। इसका एप्लीकेशन क्या है अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, कि आप लोग को जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद कराया जाता है कि जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, आप बैठकर याद कर दो, बहुत मुश्किल होती होगी, मेरे को पता है। ठीक है ना, तो उन वर्ड्स को याद नहीं करना, अभी एक स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर आएगी, ये सारी बेसिक चीजें मेरे को समझाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखना, we will continue the meeting after the break, we will continue verb, we इसका सब्जेक्ट, कंटिन्यू करने का काम डूअर कौन है, we, तो अब व्हाट या पूछना, we will continue what, we will continue what, तो आंसर क्या मिला आपका, द मीटिंग, ऑब्जेक्ट है, यहां पर कंटिन्यू क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी को देखना, इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे यूज कर दूं, कंटिन्यूड, फिर से वर्ब हो गया, वर्ब हो गया ना। अब देखो वर्ब का सब्जेक्ट है द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक, अब देखना द मीटिंग कंटिन्यूड व्हाट, द मीटिंग, एक मिनट कुछ टाइपिंग कर रहे क्या, आफ्टर द ब्रेक, द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहां पर देखना एक सेंटेंस मिस हो रखा है, यहां पर कंटिन्यू क्या बना, एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, एक सेंटेंस मैं खुद से लिखता हूं जहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी बन जाएगा। एक सेंटेंस सोचता हूं, वी विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक,
वी विल कंटिन्यू द मीटिंग। ठीक है, अब देखना एक इंट्रांजिटिव वर्ब बनाकर दिखाता हूं। हाँ, वी विल कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। अब देखना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये। ठीक है जी, तो ये सारे वेरिएशन होता है कि आपको सेम वर्ड ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सेम वर्ड क्या होगा गाइस, इंट्रांजिटिव भी होगा। तो आपको उनकी सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। देखना कुछ और सेंटेंसेस है। दे वर प्लेइंग एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट अपने को मिल गया। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट वर्ब को मिलाकर क्या करोगे, व्हाट या होम का पूछो। दे वर प्लेइंग व्हाट का आंसर दे रहा है, ए ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट जब होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक और देखना, द इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट सेड दैट एन एनोनिमस का मतलब होता है गाइस कि जिनका नाम ही नहीं पता है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एनोनिमस, उनका नाम ही नहीं पता है ना। तो एनोनिमस गैंग ऑफ द रॉबर्स हैज किल्ड मिस्टर शर्मा। देखना वर्ब पहचाना, किल एक्शन वर्ब है, डूअर कौन है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, अब देखना, अ गैंग ऑफ रॉबर्स किल्ड हुम। यहां पर हुम का आंसर दे रहा है, यहां पर क्या किसका आंसर दिया, व्हाट का दिया। व्हाट या हुम किसी का आंसर दे दो वो ट्रांजिटिव होता है। तो किल यहां पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ए इनका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने अभी सिखाई कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानते हो और इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानते हो। अब देखते हैं इनकी क्या एप्लीकेशन है। ये तो सारी थ्योरी की पार्ट हो गई। देखो ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोट्रांजिटिव, एक होता है डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव का मतलब होता है उनके बाद एक ही ऑब्जेक्ट आता है, डाइट्रांजिटिव का मतलब होता है उनके बाद दो ऑब्जेक्ट आता है। जब दो ऑब्जेक्ट आने लग जाएगा तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब इनका दो तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में लिखा जाता है। डाइट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, एक डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली। ठीक है, दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो वर्ब काम करी उसका एक्शन को डायरेक्टली वो रिसीव करता है, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब पहचानोगे कैसे, जस्ट आस्क द क्वेश्चन ऑफ हुम और व्हाट। जो हुम और व्हाट का आंसर अभी सीखा ना, उससे क्या मिलता था आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलता था। एक और तरीका है, अगर व्हाट हुम पूछने का मन नहीं है तो बस ये देख लेना जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट कहां पर जा रहा है, उस एक्शन जो वर्ब का एक्शन है वो कहां पर रिसीव हो रहा है, वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखना एग्जाम्पल पूछे, देखना राम काउट द बॉल, राम काउट द बॉल। अब देखना एक्शन ए वर्ब है ना, वर्ब है ना। अब वर्ब जो काम हो रहा है एक कहां पर रिसीव हो रहा है, इसका इफेक्ट कहां पर रिसीव हो रहा है, बॉल पर। तो राम काउट द बॉल, यहां पर बॉल क्या है गाइस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा तरीका मैंने जो बोला व्हाट या होम से भी पूछ लो, राम काउट व्हाट का आंसर दे रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब आ जाओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आपको व्हाट होम से पूछ सकते हो, या फिर देख लो कि इसका जो एक्शन हो रहा है वो कहां पर रिसीव हो रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नहीं पूछना, बस आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद ए आपको पूछना है कि हु इज द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है, वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या, रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस लेमन लैंग्वेज में इतना आपको देखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं करना, इतना मतलब थ्योरेटिकल नहीं होना। अपने को एग्जांपल देखना, कुड यू ब्रिंग वाटर फॉर मी। मैंने देखना एक वाटर भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक मी भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो इस वाले एक्शन को रिसीव करेगा। लाने का काम क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
अब मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जैसे मिलती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं करना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि ये पूछना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, मी के पास। वाटर किसको देना है, मी को देना है, इसीलिए यहां पर मी क्या हो गया गाइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माई मदर सेंड सम एक्स्ट्रा मनी फॉर मी। भेजने का काम कौन हो रहा है, इस एक्शन को रिसीव कहां पर हो रहा है, एक एक्स्ट्रा मनी जो है यहां पर, लेकिन इसीलिए क्या हो गया गाइस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा वही तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्या यहां पर मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ क्या क्या होता है। अब वेरियस स्ट्रक्चर्स विथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर बनाया, इस पार्ट को इजी बनाने के लिए कुछ चीजें जो गलती तरीके से हम लोग सीखते हैं उस चीज को आपके अंदर से निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग देखना वेरियस स्ट्रक्चर्स विथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसके साथ क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब सेंटेंस फॉर्म करोगे तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले मोनो ट्रांजिटिव अगर कोई आ गया ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ये वर्ब होता है, यहां पर कोई प्रीपोजिशन कभी नहीं लगाओगे। सबसे बड़ा एरर आता है, आपको याद कराई जाती है कि ये इन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाते। रीजन होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो इनका ऑब्जेक्ट होता है खुद का मेंबर होता है। ध्यान रखना क्यों नहीं लगाते, जब भी प्रीपोजिशन है इसको वॉल की तरह लो, एक डिवीजन की तरह लो। ठीक है ना, आप देखना एक लॉजिक दे रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो आपके घर के खुद के मेंबर्स हैं तो हमारे घर के खुद के मेंबर्स के बीच में क्या होता है, वॉल नहीं होता, अपना पार्टीशन तो अलग बात है, लेकिन एक बिल्डिंग एक ही होती है, बिल्डिंग एक ही होती है। हमारे बिल्डिंग के बीच में सेपरेशन जो होता है, दो बिल्डिंग के बीच में सेपरेशन किन के बीच में होता है, एक नेबर का मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशन के साथ नहीं है, हमारे फैमिली नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का जो होता है ऑब्जेक्ट उनका खुद का भाई होता है, खुद का बहन होता है, खुद का फैमिली मेंबर होता है। इसीलिए एक प्रीपोजिशन के बीच में देकर कोई डिवीजन नहीं लाते, कोई डिवीजन आप नहीं ला सकते। इसीलिए जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा आपके एग्जाम में, आपके जस्ट बाद क्या करेगा, प्रीपोजिशन लगा देंगे। ये प्रीपोजिशन नहीं करते, डायरेक्ट से ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। एग्जांपल देखना, क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए तो सिखाया कि ट्रांजिटिव वर्ब पकड़ोगे, जैसे आपने ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान लिया तो उसके बाद देखोगे कि इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन कभी नहीं आता, डायरेक्ट से ऑब्जेक्ट लिख। तो एग्जांपल देखना, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। देखने में कितना प्यारा सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इस वर्ब के नेचर को ऑब्जर्व करना, इन्वेस्टिगेटिंग क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला, वर्ब सब्जेक्ट से व्हाट या होम पूछना। द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट, आंसर मिल रहा है ना, द केस। इसका मतलब अगर आंसर मिला ए इसका ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद नो प्रीपोजिशन मैंने बताया, इस प्रीपोजिशन को हटाओगे जो आप नॉर्मल लाइफ में भी बोलने में बहुत गलती करते हो। ठीक है, तो द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो उसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन कभी नहीं लगाओ। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का जो इनका ऑब्जेक्ट इनका खुद का मेंबर होता है, जब घर में खुद का मेंबर होते हैं तो एक प्रीपोजिशन को वॉल की तरह लेना है, आपको दीवार की तरह लेना है, एक डिवीजन की तरह लेना है, कोई सेपरेशन नहीं होती। इसीलिए यहां पर कोई प्रीपोजिशन का यूज करना गलत होगा। और कुछ देखना सेंटेंसेस, कुछ चीजें भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि जो आप लोग याद करते हो ना कि इन सारे चीज के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन नहीं लगता, हर चीज का वेरिएशन है। देखना, द कमिटी मेंबर्स वर डिस्कसिंग अबाउट द करेंट इश्यूज। फिर से वर्ब के जस्ट बाद एक मेरे को प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो एक बार थोड़ा सा वर्ब के नेचर को ऑब्जर्व कर लो। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव है तो इनके जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, क्योंकि प्रीपोजिशन लाने से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का तो खुद का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो देखना, वर्ब मेरे को मिला, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब को मैच करके व्हाट हम पूछना। द कमिटी मेंबर्स वर डिस्कसिंग व्हाट, आंसर मिल रहा है ना, डिस्कसिंग द करेंट इश्यूज। इसीलिए क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है खुद का, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आना, हिज स्पीच एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस। फिर से कोई वर्ब के बाद आपको प्रीपोजिशन दिखा, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना होगा। ठीक है, पूछना वर्ब सब्जेक्ट हिज सॉरी, his speech emphasized what, his speech emphasized what, what का आंसर मिला ना, तो डायरेक्टली what का मिले, इसका मतलब ये खुद का ऑब्जेक्ट है, ये इनका प्रीपोजिशन का यूज करना यहाँ पर क्या है गाइस, गलत है। ठीक है, इंपॉर्टेंस। अब देखना, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने,
हिज स्पीच पुट एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अट्रैक्टिंग द इंडस्ट्री टू द टाउन। यहां पर सही हो गया। क्यों सही हो गया? आप अगर याद करके बैठोगे कि एम्फेसिस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता तो आप तो गलत कर लेते। यहां पर मान लो सही हो गया, ऐसा सेंटेंस दे दे तो आप तो गलत करते। रीजन क्या था? एम्फेसिस यहां पर एक नाउन है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट एक वर्ब के लिए होता है, मतलब जहां वर्ब होगा वहीं तो देखोगे उसका ऑब्जेक्ट। ये तो नाउन बन गया ना, आगे भी नाउन है, दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन तो आ सकता है, दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, यहां पर वर्ब था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखोगे ना। हाँ, एक और देखना, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। हम लोग हमेशा बोल देते, नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग बोल देते आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, बट वो गलत है। वो क्या है? गलत है। तो इसका करेक्शन कैसे होगा? ऑर्डर एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट अपने को मिला आई हैव ऑर्डर्ड व्हाट, आई हैव ऑर्डर्ड व्हाट कैंसर दे रहा है? कप ऑफ टी। तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब इनका खुद का ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन दोगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसीलिए इस फॉर का यूज नहीं करना। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आई हैव पुट एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब देखना पुट यहां पर एन ऑर्डर, आर्टिकल नाउन पे एक नाउन की तरह काम कर लिया, दो नाउन के बीच में तो प्रीपोजिशन आ सकता है, इसीलिए यहां पर ये सेंटेंस सही है। तो याद करके बैठोगे तो आप गलत कर जाओगे। आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जो भी आप वर्ड याद करते हो ना गाइस, हम लोग मीनिंग याद कर लेते हैं, ठीक है, बट उसके बाद भी वर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एक वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी आनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग है तो उनके सेंटेंस जब फॉर्मेशन करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन में भी अलग अलग सेंटेंसेस में उनकी पोजीशन होती है। तो इसीलिए सब्जेक्ट कहां पर आ सकता है, वर्ब कहां पर आ सकता है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीजें मैं क्लास में सिखाता हूं। ठीक है, तो तरीका यही होता है किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने का। उनके किसी भी लैंग्वेज को उनके छोटे पार्ट से स्टार्ट करो, ना कि टेंस और नाउन से। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया मोनो ट्रांजिटिव का वो स्ट्रक्चर हो गया। जब डाई ट्रांजिटिव आपको वर्ब दिखे, जब आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब दिखे तो कैसे करोगे? ठीक है, उसको कैसे पहचानोगे आप? डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उसका भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। दो ऑब्जेक्ट आता है तो दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे लिखने का तरीका होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर आपने उनके पोजीशन को चेंज कर दिया तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखते हैं ना। सबसे पहला पोजीशन क्या है? सबसे पहला पोजीशन क्या है गाइस? अगर सब्जेक्ट है, अगर मान लो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया, इसके बाद क्या लिख दिया? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया तो यहां पर एक प्रीपोजिशन देना पड़ता है। नॉर्मली 4 या 2 होता है, लैंग्वेज है वेरी कर सकता है, हमेशा सियोरिटी के साथ किसी बात को नहीं बोल सकते। नॉर्मली 2 और 4 दिखेगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोगे। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट बाद लिख दे, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा था, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्ट इसके बाद लिखा, तो जब यहां पर अब प्रीपोजिशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मार्क कर सकते हो। और एक बात दिल से बता रहा हूं, ए वाली सेंटेंस को ज्यादा प्रेफरेबल हमेशा करना। क्यों? क्योंकि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को जितना ज्यादा आप छोटा कर पाओ और आइडियाज उतना ही है तो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन को ऐड करना। सेंटेंस दोनों सही है, बट यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक प्रीपोजिशन देकर डालोगे, दोनों सही है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना पड़ा। यहां पर मेरे को वो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। एग्जांपल्स देखना, माई क्लास टीचर गेव मी सम मनी। पहले चलते तरीके से, गेव एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट माई क्लास, देने का काम, ये जो एक्शन हो रहा है इसका रिसीव कहां पर हो रहा है? रिसीव जो एक्शन है वर्ब का, वो रिसीव कहां पर हो रहा है? मनी देने का काम कर रहा है। क्या देने का काम कर रहा है? गेव क्या? गेव व्हाट? ऐसे करना, माई क्लास टीचर गेव व्हाट, आंसर क्या मिल रहा? मनी। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया? क्योंकि जो एक्शन हो रहा है उसका डायरेक्टली इफेक्ट उस मनी पे पड़ रहा है। ये तो जो मी है इसको तो रिसीव कर रहा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वही तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
वही तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वही तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बस स्ट्रक्चर को मैच करना, वर्ब के जस्ट बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, तो कोई प्रीपोजिशन देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया। ठीक है, इसी सेंटेंस को देखना, माई क्लास टीचर गेव सम मनी टू मी। अब सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, अब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है चलो देखना, गेव यहां पे क्या था, इनडायरेक्ट, मी क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पहले आता तो कोई प्रीपोजिशन देने की जरूरत नहीं होती, पहला स्ट्रक्चर था। इसका देखना, माई क्लास टीचर गेव सम मनी, गेव के बाद सम को मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया ना, सम को मैंने क्या बताया, सॉरी सम मनी को मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया ना। वर्ब के जस्ट बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक आपको आगे में प्रीपोजिशन देने पड़ती है, 4 और 2। तो देख लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देने से पहले एक प्रीपोजिशन को मैंने दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना, क्या है, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट कुड यू ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी। देखना, ब्रिंग एक फ्रूट भी है, एक मी भी है, तो यहां पर फ्रूट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि लाने का काम क्या है, किसे लाया जा रहा है, फ्रूट को ना, डायरेक्टली इफेक्ट किस पे आ रहा है, इस फ्रूट पे आ रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वो मेरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ब के जस्ट बाद क्या करा आपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा, वर्ब के जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो तो एक यहां पर 2 या 4 प्रीपोजिशन लिखकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो। मैंने फिर इसी को कैसे चेंज कर दिया, कुड यू ब्रिंग मी, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिख दिया ना तो फिर प्रीपोजिशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ज्यादा बेहतर सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन ऐड करने की बात होती है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो गाइज ये हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपके सामने था। उम्मीद करता हूं जो वीडियो को एंड तक देखे होंगे बहुत अच्छे से लॉजिकल चीज़ें सीखे होंगे। तो ग्रामर सीखने का यही तरीका होता है कि हर चीज़ें का लॉजिक होना चाहिए। रूल में अगर बांध कर बैठते हो तो ग्रामर सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम में भी परेशानी होगा, आपके ज़िंदगी में भी परेशानी होगा जब इस लैंग्वेज को आपको ज़्यादा बड़े लेवल पर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो गाइस जितने भी NDA CDS को आप टारगेट 2 को टारगेट कर रहे हो तो हमारी बैचें चल रही है, आओ सारे साथ मिलकर हम लोग मेहनत करेंगे, आपके तरक्की के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने नाम रखा है अग्नि डिफेंस एकेडमी। क्यों रखा है? क्योंकि आपकी जो ड्रीम है उस जो ड्रीम को पाने के लिए आपके अंदर आग चाहिए, वो आग देने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो सारे जितने भी एस्पायरेंट हो अभी डिसीजन ले रखे हो, कहीं एडमिशन नहीं ले रखे हो तो क्या करो गाइस, हमारी जो नंबर है, टीम की नंबर है, यहाँ पर जो भी बैचें चल रही है उस बैचे की इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है गाइस, तब तक सारे अपना ध्यान रखो और सारे दिल से मेहनत करो। जो भी आपके ड्रीम्स है उसको पाने के लिए कोई आपकी कसर नहीं छूटनी चाहिए। जय हिंद, थैंक यू।